नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो चला है देश की बात का और अहम बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजित डोभाल सोमवार को बीजिंग पहुंचेंगे, जहां मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता का 25वां दौर होगा। दोनों नेता भारत चीन के बीच करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़े विवाद और एलएसी पर शांति बनाए रखने के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत साल 2003 में शुरू हुई थी। हालांकि इतने सालों के बाद भी सीमा विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकला है, लेकिन दोनों देश इस बातचीत को सीमा पर तनाव कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम मानते रहे हैं। डोभाल की चीन यात्रा ऐसे समय में भी हो रही है जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव कम करने की कोशिशें जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साफ कह चुके हैं कि चीन के साथ बेहतर संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। तो वहीं भारत लगातार एलएसी पर शांति बनाए रखने को प्राथमिकता बता रहा है। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में भारत आने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये दौरा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात का रास्ता भी बन सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या डोभाल वांग यी की बातचीत सीमा विवाद के समाधान की दिशा में कोई ठोस रास्ता खोलेगी या फिर दोनों देशों के बीच सिर्फ तनाव कम करने तक ही ये मुलाकात सीमित रह जाएगी। देश में फूड सेफ्टी को लेकर फसाई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मई से अगस्त के बीच खाद्य और पेय पदार्थों से जुड़ी कई बड़ी कंपनियां रेगुलेटर की कार्रवाई के दायरे में आई हैं। एफएसएसएआई के मुताबिक हाल के महीनों में नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका कोला इंडिया, रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी, मोंडेलेज इंडिया समेत कई कंपनियों को मिलाकर कुल 150 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। आरोपों में भ्रामक विज्ञापन, गलत दावे और लेबलिंग नियमों का उल्लंघन शामिल है। गुजरात के वडोदरा में करीब 31,61,000 रुपए का कथित गैर अनुमत अल्कालाइन वाटर स्टॉक जब्त किया गया है, जबकि दिल्ली में एक यूनिट पर कार्रवाई के दौरान 50,000 से ज्यादा ऐसे पैक मिले जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डिटेल्स से कथित छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। एनर्जी ड्रिंक के लेबल पर भी फसाई ने सख्ती दिखाई है। स्टिंग, रेड बुल, मॉन्स्टर और अन्य कंपनियों को नोटिस देकर एनर्जी ड्रिंक जैसे दावों पर सवाल उठाए गए। वहीं 100% हेल्दी, नेचुरल और नो एडेड शुगर जैसे दावों की भी जांच हो रही है। ई कॉमर्स कंपनियों और बड़े रेस्टोरेंट ब्रांड्स पर भी कार्रवाई हुई है। डोमिनोज के कुछ आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो सवाल है कि क्या कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए लेबल और विज्ञापनों में हद पार कर रही हैं? क्या फसाई की सख्ती से खाद्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और क्या आने वाले दिनों में फूड कंपनियों पर निगरानी और कड़ी होने जा रही है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इस साल अब तक दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के 2,602 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,392 मामले इन्फ्लुएंजा ए के हैं। इनमें बड़ी संख्या H1N1 मरीजों की है। सिर्फ गुरुवार को ही H1N1 के 114 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि खांसते और छींकते समय मुंह नाक को ढके, नियमित रूप से हाथ धोएं और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सांस से जुड़ी बीमारी से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से बचने और आंख नाक को बार बार छूने से परहेज करने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा कि बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिर दर्द या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें और बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न ले। दिल्ली सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। 35 अस्पतालों को विशेष निगरानी में रखा गया है, जबकि एम्स और एनसीडीसी में रेफरल लैब निर्धारित की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति की समीक्षा की है। क्या बढ़ते H1N1 मामलों के बीच दिल्ली में संक्रमण को रोकने के लिए तैयारियां पर्याप्त है? इस पर भी लगातार जांच की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने संपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीएमआरसी को
मुंबई मेट्रो लाइन 3 के एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रतिष्ठित ISO 55001-2024 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि के साथ DMRC भारत का पहला मेट्रो संगठन बन गया है जिसे परिसंपत्ति प्रबंधन के इस नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानक के लिए प्रमाणित किया गया है। ये प्रमाणन सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि मेट्रो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में बड़े बदलाव को दर्शाता है। ISO 55001-2420 के तहत सिर्फ रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि किसी परिसंपत्ति की परफॉर्मेंस, जोखिम, लागत और पूरे जीवन चक्र को संगठन के लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि DMRC अब रोकथाम आधारित अनुरक्षण से आगे बढ़कर रणनीतिक और जोखिम आधारित एसेट मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। DMRC के मुताबिक ये प्रमाणन रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया। इसके लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स मैनेजमेंट प्लान को मजबूत किया गया, जोखिम आकलन और लाइफ साइकिल कंट्रोल को बेहतर बनाया गया और अधिकारियों कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया गया। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के 33.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी DMRC संभाल रहा है, जिसमें ट्रैक, सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, स्टेशन, लिफ्ट, एस्केलेटर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये उपलब्धि भारत के शहरी रेल क्षेत्र में वैज्ञानिक और जीवन चक्र आधारित एसेट मैनेजमेंट के लिए नया बेंचमार्क स्थापित करेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सामने आ रहे वीडियो और दावों पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में स्कूल कॉलेज को लेकर कथित तौर पर भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जाने की जानकारी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्कूलों की जमीनी हकीकत की जांच करने के भी निर्देश दिए। मिड डे मील की व्यवस्था कैसी है, बच्चों के लिए बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध है या फिर नहीं, कक्षाओं की स्थिति क्या है और बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल रहा है या नहीं, इन सभी बिंदुओं की स्थलीय जांच होगी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करने को कहा है। साफ है कि सरकार सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल दावों के आधार पर नहीं बल्कि मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की पड़ताल करना चाहती है। योगी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले, पठन पाठन का वातावरण अच्छा रहे और बाल वाटिकाओं का संचालन प्रभावी तरीके से हो। यानी कि भ्रामक सूचना पर कार्रवाई के साथ साथ स्कूलों की व्यवस्था सुधारने पर भी सरकार का पूरा फोकस है। बिहार में देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक साथ 23 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां बदल गई हैं। खासतौर पर DDC, SDO और नगर आयुक्त स्तर के अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण शहरों और अनुमंडलों को नए अधिकारी मिले हैं। दानापुर के SDO रहे अनिरुद्ध पांडे को पूर्णिया नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है, जबकि गरिमा लोहिया को दरभंगा नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्णिया के पूर्व SDO तुषार कुमार को मधुबनी का DDC नियुक्त किया गया है और विघ्नेश TA को पूर्णिया का नया SDO बनाया गया है। इसके अलावा खगड़िया, सासाराम, जमुई, कटिहार और अन्य जिलों में भी नए उप विकास आयुक्तों की तैनाती की गई है। वहीं दानापुर, पटना सिटी, बाढ़, बेगूसराय, मडौरा, कटिहार, शेरघाटी और नौखिया समेत कई महत्वपूर्ण अनुमंडलों में नए SDO जिम्मेदारी संभालेंगे। खास बात यह है कि तबादला सूची में 2022 और 2023 बैच के अधिकारियों के साथ साथ 2024 बैच के ट्रेनी IAS अधिकारियों को भी फील्ड पोस्टिंग दी गई है। सरकार ने सभी अधिकारियों को तत्काल अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव सम्मेलन के बाद बाबा रामदेव ने एक बयान दिया जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पत्रकारों ने जब उनसे पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयानों को लेकर सवाल किया तो रामदेव ने सीधे नाम लिए बिना दोनों पर निशाना साध दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि स्वामी रामदेव क्या हैं और उनका योगदान क्या है ये पूरा देश जानता है। मैं ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनके इस बयान को ब्रजभूषण और कंगना के साथ चल रहे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल कुछ समय पहले सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू को लेकर बाबा रामदेव ने सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसते हुए सवाल किया था कि क्या रामदेव में आंदोलन करने की क्षमता है। दूसरी तरफ कंगना रनौत के जेनजी को गटर जनरेशन कहने वाले बयान पर भी रामदेव ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद रामदेव की ओर से कंगना की निजी जिंदगी पर की गई टिप्पणी को लेकर दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजी देखने को मिली। अब हरिद्वार में रामदेव के ताजा बयान ने इस विवाद को फिर हवा दे दी है। हालांकि रामदेव ने साफ कहा कि वो इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन सवाल यह है कि ओछे लोग कहकर रामदेव ने आखिर किस पर निशाना साधा। इधर कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ एक सड़क हादसा करीब 15 करोड़ रुपए के सोने की बरामदगी और सियासी आरोपों की वजह से सुर्खियों में है। शुक्रवार देर रात कांवड़ ड्यूटी से लौट रही पुलिस टीम की गाड़ी की एक ब्रेजा कार से टक्कर हुई। हादसे के बाद पुलिसकर्मी जब कार सवार युवकों का हालचाल जानने पहुंचे तो उनके कथित घबराए व्यवहार ने पुलिस का शक बढ़ा दिया। इसके बाद कार की तलाशी ली गई और एक बैग से सोने के 10 बिस्कुट बरामद होने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक बरामद सोने का कुल वजन 10 किलो 26 ग्राम है और इसकी कीमत करीब 15 करोड़ 39 लाख रुपए बताई जा रही है। कार में सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें एक नेपाल के पाल्पा जिले का रहने वाला बताया गया है, तो जबकि दूसरा महाराजगंज का निवासी है। पुलिस को आशंका है कि सोना नेपाल से तस्करी करके दिल्ली ले जाया जा रहा था। हालांकि इसकी अभी पुष्टि जांच नहीं हुई है। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कार में 26 सोने के बिस्कुट थे, लेकिन पुलिस ने केवल 10 दिखाए। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस जीएसटी और संबंधित एजेंसियां सोने के स्रोत और कथित नेटवर्क की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा से स्कूली बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कबरई के राजीव नगर प्राथमिक विद्यालय में भारी बारिश के बाद पूरे स्कूल परिसर में जल भराव हो गया। हालात ऐसे कि नौनिहालों को गंदे पानी के बीच बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ा है। शनिवार रात स्कूल की बाउंड्री वॉल भी गिर गई, जिसके बाद पानी क्लासरूम तक पहुंच गया और मिड डे मील का राशन, चावल और जरूरी दस्तावेज पानी में खराब हो गए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बच्चों की जान को लेकर है। स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में करंट उतरने की शिकायत सामने आई है। छात्राओं का दावा है कि पानी में उतरते समय उन्हें करंट का झटका भी लग चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा है। जल भराव की वजह से बच्चे न तो ठीक से टॉयलेट जा पा रहे हैं और ना ही आराम से खाना खा पा रहे हैं। परीक्षाएं सर पर है और बच्चे मजबूरी में पानी से भरे बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय के शिक्षक मोहन बाबू के मुताबिक समस्या नई नहीं है। एबीएसए को कई बार इसकी शिकायत भी दी गई और अधिकारी निरीक्षण के लिए भी पहुंचे, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अब बच्चों और शिक्षकों ने जिला प्रशासन से तत्काल जल निकासी और स्कूल की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। सवाल सीधा सा है, अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं तो इन मासूमों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। महाराष्ट्र के लातूर में सरकारी स्कूल में कथित तौर पर घुसकर हंगामा करने और शैक्षणिक कामकाज में बाधा डालने का मामला सामने आया है। इस मामले में अभिजीत दिपके, अंजिक्य शिंदे समेत 5 लोगों के खिलाफ औसा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। शिक्षकों की शिकायत के मुताबिक 20 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे अभिजीत दिपके, अंजिक्य शिंदे और उनके साथ कुछ लोग स्कूल परिसर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से अलग अलग सवाल किए और करीब 1.5 से 2 घंटे तक स्कूल में मौजूद रहे। शिकायत में बिना अनुमति कक्षाओं में प्रवेश करने और फोटो खींचने का भी आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि स्कूल में दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को बैठाए जाने के मुद्दे पर भी शिक्षकों और वहां पहुंचे लोगों के बीच विवाद हुआ। शिक्षकों ने कथित तौर पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल और निलंबित कराने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम से स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132, 329(3), 351(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि अभिजीत दिपके और उनके साथ मौजूद लोगों का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है, इसीलिए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। सवाल है कि सरकारी स्कूल में आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या ये छात्रों की शिक्षा से जुड़ा मुद्दा था या फिर स्कूल परिसर में नियमों का उल्लंघन। पुलिस जांच से ही पूरे विवाद की तस्वीर फिलहाल साफ हो पाएगी।
गोवा के मेंडकुरे धुमासे ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में शमशान भूमि के उद्घाटन को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। ग्राम सभा में जब शमशान भूमि के उद्घाटन का मुद्दा चर्चा के लिए आया तो ग्रामीणों ने पंचायत के फैसले पर सवाल उठाते हुए जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि 15 अगस्त को जिस जल्दबाजी में शमशान भूमि का उद्घाटन किया गया उसमें गांव के लोगों और मंदिर समिति के महाजनों को विश्वास में नहीं लिया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी पक्षों से चर्चा करने के बाद शमशान भूमि का दोबारा आधिकारिक उद्घाटन किया जाए। इसी मांग को लेकर ग्राम सभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन चर्चा के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि विवाद हाथापाई और कुर्सियां उठाने तक पहुंच गई। स्थिति बिगड़ती देख गाँव के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और मामले को शांत कराने की कोशिश की। वहीं पंचायत मंडल का कहना है कि गाँव की जरूरत को देखते हुए 15 अगस्त को शमशान भूमि का उद्घाटन करने का फैसला लिया गया था ताकि लोगों को जल्द सुविधा मिल सके। पंचायत के मुताबिक उद्घाटन के लिए लगाई गई रिबन कुछ ग्रामीणों ने काटकर परिसर में प्रवेश किया था और इसे ही उद्घाटन माना जाना चाहिए। हालांकि ग्रामीण इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका सवाल है कि जब नाम फलक तक नहीं लगाया गया था और ग्रामीणों को सूचना नहीं दी गई तो उद्घाटन की इतनी जल्दबाजी क्यों? फिलहाल ग्राम सभा ने सभी को विश्वास में लेकर दोबारा उद्घाटन कराने के प्रस्ताव के साथ विवाद को शांत करवाया। नमस्कार। आज मेंडपुरे गांव की ग्राम सभा संपन्न हुई और इस ग्राम सभा में बहुत से विषयों पे चर्चा हुई, लेकिन जब स्मशान भूमि के उद्घाटन का विषय आया तब वो माहौल बहुत गर्माया और इतना गर्माया कि लोगों के बीच हाथापाई होने की चांसेस थे। लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने बीच में जाके ये जो गर्माया माहौल था वो शांत किया। बात ये हुई कि 15 अगस्त के दिन इस गांव के स्मशान भूमि का उद्घाटन था और इस उद्घाटन की कल्पना गांव वालों को दी नहीं गई। जिन्होंने इस स्मशान भूमि को जमीन दी थी, जो देवस्थान समिति है, मावली देवस्थान समिति, उस समिति के लोगों को जो है वो बताया नहीं गया। इसके अलावा इस स्मशान भूमि पे नेम प्लेट भी नहीं लगाई गई। तो ये जो विषय है ग्राम सभा में स्मशान भूमि का, वो बहुत बड़ा विषय आज के दिन का मुद्दा रहा। मेंडपुरे गांव की ये ग्राम सभा की जो है ये अपडेट थी। ऐसी अपडेट आपके पास लेके आएंगे मैं विनायक सामंत, राष्ट्रीय टीवी के लिए मेंडपुरे गांव से। गोवा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिवॉल्यूशनरी गोवंस पार्टी यानी कि आरजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद अपने 10 सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया है। पार्टी की अनुशासन समिति ने मामलों में जुड़े आरोपों, रिकॉर्ड दस्तावेजों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच के बाद यह फैसला लिया। समिति के मुताबिक इन सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय या फिर पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसके बाद सभी 10 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पार्टी में बहाल कर दिया गया है। पार्टी की ओर से बहाल किए गए सदस्यों में आदित्य देसाई, प्रेमानंद हवलू गावड़े, विशाल गामंस देसाई, प्रशांत सुरेश पागी, राहुल नाइक, डेगली फर्नांडिस, मेलविन डा सिल्वा, लिसियो रोंकॉन, मनीला शिरोडकर और संजय श्रीनिवास नाइक शामिल हैं। आरजेपी के इस फैसले को पार्टी के अंदर चल रही अनुशासनात्मक प्रक्रिया के एक अहम पड़ाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। समिति ने अपनी जांच में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है। ऐसे में अब इन सभी सदस्यों की पार्टी में वापसी हो गई है। सवाल यह है कि निलंबन के पीछे लगाए गए आरोप आखिर कितने गंभीर थे और जांच के बाद सबूत नहीं मिलने पर पार्टी के अंदर आगे की क्या तस्वीर बनती है। गोवा में होने वाले 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफी 2026 की तैयारियों को लेकर पहली बड़ी बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की अध्यक्षता में इफी की पहली संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी फिल्म महोत्सव की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों और तैयारियों पर चर्चा हुई। गोवा एक बार फिर देश दुनिया के फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों और सिनेमा प्रेमियों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2026 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देश विदेश की बेहतरीन फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ फिल्म जगत से जुड़े कई खास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इफी को लेकर तैयारियों का सिलसिला अब तेज हो गया है। मुंबई के भुलेश्वर में गणपति प्रतिमा के आगमन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। दक्षिण
मुंबई के बलराम मर्चेंट रोड, कबूतरखाना और जय अंबे चौक के पास करीब 22 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा अचानक गिर गई। हादसा 22 अगस्त की रात करीब 9:51 पर हुआ। प्रतिमा को भायखला से भुलेश्वर ले जाया जा रहा था और पंडाल से महज 50 से 60 मीटर पहले ही इसका संतुलन बिगड़ गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान 33 वर्षीय संकेत नेवशे और 30 वर्षीय ब्रिजेश हेमंत जोशी के रूप में हुई है। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही बीएमसी, फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस और एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी में 20 साल की मोनिका की 10वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। मोनिका पिछले करीब 3 साल से सेक्टर 137 की गुलशन विवांता सोसाइटी में नैनी का काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे परिजनों को इसकी सूचना दी गई। मोनिका ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि मोनिका ने फ्लैट मालिक पर कई बार छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने की बात बताई थी। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कई तथ्यों की जांच की जा रही है। मौत की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। बांग्लादेश के रंगपुर से एक हिंदू परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ही घर से रिटायर्ड शिक्षक, उसकी पत्नी, बेटी और 12 साल के बेटे के शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों की पहचान 65 साल की गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीतिलता, 23 साल की बेटी आगामी और 12 साल की बेटे प्रियम के रूप में हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चारों की मौत कैसे हुई और क्या इस परिवार को किसी ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक परिवार से गुरुवार दोपहर के बाद संपर्क टूट गया था, जिसके बाद सभी के मोबाइल फोन भी बंद मिले। शनिवार रात रिश्तेदार जब घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा बंद था और अंदर की लाइटें भी बंद थी। पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया, जहां चारों के शव अलग अलग जगहों से बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मां और बेटी के शव सीढ़ियों से, गणपति का शव छत से, जबकि उसके बेटे का शव बिस्तर के नीचे मिला। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं है और पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी है। परिवार के रिश्तेदारों का कहना है कि गणपति का किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में सवाल कई हैं कि क्या यह हत्या है, हादसा है या किसी साजिश का नतीजा। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा समुद्री हादसा सामने आया है। पनामा के झंडे वाला बल्क कैरियर एमवी ओशियन विनर अचानक समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम से गायब होने के बाद डूब गया। जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक शामिल था। हादसे की जानकारी मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आई और बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत की बात यह है कि अब तक 2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 22 क्रू मेंबर अब भी लापता हैं। 225 मीटर लंबा ये जहाज पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क लेकर सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था और 27 अगस्त को वहां पहुंचने की उम्मीद भी थी, लेकिन ओडिशा तट से 200 नॉटिकल मील से ज्यादा दूर पहुंचने के बाद जहाज से संपर्क टूट गया। एमआरसीसी को शनिवार देर रात इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद इंटरनेशनल सेफ्टी नेट एक्टिवेट किया गया और आसपास मौजूद दूसरे जहाजों को भी तलाश में लगाया गया। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने मोर्चा संभालते हुए आईसीजी के वरद, अनमोल और विजित को अभियान में लगाया है। अब सवाल यही है कि आखिर जहाज किस वजह से डूबा और बाकी 22 लोगों का क्या हुआ। फिलहाल एजेंसियों की पूरी कोशिश समुद्र में जिंदगी की तलाश करने में है। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में शनिवार रात एक के बाद एक धमाकों, आगजनी और हमलों से हड़कंप मच गया है। नार्थिवत, याला और पट्टानी प्रांतों में कई जगह विस्फोट हुए। सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया, टायर जलाए गए और सड़कों पर कीलें तक बिखेर दी गई। हालात को देखते हुए नार्थिवत में प्रशासन ने रविवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच प्रभावित इलाकों में तलाशी और जांच अभियान जारी है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बोंगोर उप जिला प्रशासनिक संगठन भवन पर करीब 30 हमलावरों ने हमला किया। हमलावरों ने सुरक्षा गार्ड्स को कथित तौर पर बांधा और इसके बाद सरकारी इमारत में आग लगा दी।
कार्यालय से जब्त एक पिकअप ट्रक को भी हमलावर अपने साथ ले गए, जो बाद में जली हुई हालत में मिला। याला में भी सरकारी वाहनों और संपत्तियों को आग लगाने के साथ दूरसंचार टावर को निशाना बनाया गया। तो वहीं पट्टानी में सशस्त्र हमलावरों द्वारा गोलीबारी, एक संदिग्ध वस्तु छोड़ने और 7-11 स्टोर में लूट की खबर सामने आई है। इसके बाद हाईवे 42 पर भी टायर जलाए गए। नार्थिवत में कम से कम 11 अलग अलग घटनाओं की सूचना है। एक कार विस्फोट में 2 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। फिलहाल हमलों की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है और आधिकारिक तौर पर कुल हताहतों की संख्या भी सामने नहीं आई है। सुरक्षा एजेंसियां अब हमलावरों की पहचान और इन घटनाओं के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।